नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज की वीडियो में हम संविधान के भाग 5 जिसमें संघ के बारे में बताया गया, मतलब केंद्र सरकार के बारे में बताया गया, इसमें राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका जैसे मुद्दे आ जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक हमारा कवर करता है भाग 5। तो भाग 5 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो आज की वीडियो में हम संसद से रिलेटेड जो भी हमारे अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, 79 से लेकर 122 तक। इससे पहले के अनुच्छेद हम प्रीवियस वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, 78 तक हमारे। ठीक है, क्लियर है बात? तो आज हम 79 से 122 तक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 79 क्या कहता है। संसद के गठन के बारे में बताता हमारा अनुच्छेद 79। संसद 2 सदनों से बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक राज्यसभा होगा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, एक लोकसभा होगा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा हमारे क्या है? राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा बोलते हैं लोअर हाउस। संसद में 2 सदनें बनी होती हैं। और संसद के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79। क्लियर है बात? अनुच्छेद 80 के बारे में बात करते हैं अब। राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है अनुच्छेद 80। राज्यसभा में सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा भी चुने जाते हैं। क्लियर है बात? कुछ सदस्यों को तो राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने उससे नाम से क्या कर लेता है, चुन लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है चुनने को सदस्यों को, और बाकी जो हमारे सदस्य होते हैं उनको चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं अनुच्छेद 81 की। तो लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है अनुच्छेद 81 हमारा। लोकसभा के सदस्य राज्यों की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, ताकि बड़े राज्यों का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। तो लोकसभा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता हमारा? अनुच्छेद 81। राज्यसभा के बारे में 80 और 79 हमारा संसदीय गठन के बारे में बताता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 82 के बारे में। अनुच्छेद 82 हमारा क्या करता है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटें राज्यों के बीच दोबारा बांटी जाएंगी। तो जनगणना बढ़ जाएंगी तो सीटें भी बढ़ानी पड़ सकते हैं। ठीक है, जनगणना घट जाती है, सीटें घटानी पड़ सकती हैं। तो इसके बारे में कौन बताता? हमारा अनुच्छेद 82 बताता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 83 के बारे में। संसद के सदनों की अवधि। तो जो संसद के सदन है हमारे, लोकसभा है, राज्यसभा, उनकी अवधि क्या रहेगी? कार्यकाल क्या रहेगा उनका? तो लोकसभा जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी होती है हमारी, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। तो लोकसभा तो हर 5 साल में हमारे बदलते हैं लोकसभा में। तो ठीक है, कार्यकाल 5 साल तक होता है हमारा, जो हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा हमारी स्थायी होती है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लेकिन उसमें क्या होता है? हर 2 साल में 1/3 सदस्य को बदल दिया जाता है राज्यसभा में। क्लियर है बात? तो ये बातें सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस, स्टेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ये टॉपिक आता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुच्छेद पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 84 की बात करते हैं। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अब संसद में सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, कुछ योग्यता मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, संसद की सदस्य योग्यता के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? तो अनुच्छेद 84। ठीक है, तो संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए कम से कम जो उम्र है हमारी 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष अगर है आयु या उससे ऊपर है तभी लोकसभा के लिए एलिजिबल है सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अन्य चुनाव संबंधी नियमों का पालन होगा। ठीक है, ये हमारा बता रखा है संसद की सदस्य के लिए योग्यता के लिए। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 85 के बारे में। संसद के सत्रवासन और विघटन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, बैठक को मतलब सत्र समाप्त कर सकता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की अधिकार है। राज्यसभा स्थायी होती है इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। तो संसद के सत्र के बारे में, बैठकों के बारे में, सत्रवासन के बारे में, विघटन के बारे में कहां पर बताया गया है? अनुच्छेद 85 में बताया गया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 86 के बारे में। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सदनों को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है। ये अनुच्छेद 86 में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद के सत्र में संदेश भेज सकता है और उसे संबोधित कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 87 के बारे में। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन।
राष्ट्रपति हर साल संसद के सत्र के उद्घाटन पर विशेष संबोधन करता है। जब भी संसद का उद्घाटन होता है, सत्र का उद्घाटन होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, विशेष प्रकार संबोधन करता है। ये अनुच्छेद 87 हमें बताता है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 88 के बारे में। तो अनुच्छेद 88 हमारा क्या कहता है, सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। तो जो हमारे सदन के संबंध में हमारे जो मंत्री होते हैं या फिर महान्यायवादी होता है हमारा, उसके क्या अधिकार है। तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो हमारा, ठीक है, उसको संसद के सदनों में बोलने और उपस्थित रहने का अधिकार है, लेकिन वे संसद में वोट नहीं डाल सकते। अधिकार तो है संसद में रहने का, उपस्थित रहने का, लेकिन वे संसद में किसी मुद्दे पर वोट नहीं डाल सकते। क्लियर है बात। तो ये बातें पूछी जाती हैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से जीके सिलेक्शन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं सेम नाम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद के अधिकारी के कुछ यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग आपको इजी बनाने के लिए लिख दी गई है यहाँ पर कि कुछ अनुच्छेद इसके संबंधित है, संसद के अधिकारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है हमारा अनुच्छेद 89 कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये बात हमने जब उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े तब भी हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। तो राज्यसभा क्या करती है, हमारे जो उसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उसमें एक उपसभापति का चुनाव करती है, ठीक है। अनुच्छेद 90 क्या कहते हैं, उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाए जाने के संबंध में हमारा अनुच्छेद 90 है। उपसभापति इस्तीफा दे सकता है या राज्यसभा उसे प्रस्ताव पास करके हटा सकती है, ठीक है। तो कैसे उसका पद खाली होगा, त्याग पत्र दे सकता है, वो पद से उसको हटाया जा सकता है, ये बातें अनुच्छेद 90 में बताई गई है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है, उपसभापति या अन्य व्यक्ति की पद के कर्तव्यों का पालन करने और या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया। जब उपराष्ट्रपति या उपसभापति न हो, मान लो कि राज्यसभा में उपसभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति मतलब जो उपराष्ट्रपति जो हमारे सभापति के रूप में कार्य करते हैं वो उपस्थित नहीं है, या फिर उपसभापति जो होता है वो उपस्थित ना हो, तो राज्यसभा किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बना लेती है जो सदन चलाता है उस समय, ठीक है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 92 के बारे में। तो अनुच्छेद 92 हमारा क्या कहता है, जब तक सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तब तक उन्हें अध्यक्षता नहीं करनी है। तो जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव हमारा विचार किया जा रहा है, विचाराधीन है, तो वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। अगर सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वे राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 92 हमें बताता है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 93 की, 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे राज्यसभा का हमारा सभापति और उपसभापति होता है, वैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो उसके बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 93 बताता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, ठीक है। अनुच्छेद 94 किस बारे में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश, त्यागपत्र हटाए जाने के संबंध में, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे सकते हैं या लोकसभा के प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। उनका पद रिक्त हो सकता है अगर वे सदस्य नहीं रहते हैं। तो इस बारे में हमारा अनुच्छेद 94 हमें बताता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 95 के बारे में। तुम्हारा अनुच्छेद 95 क्या कहता है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अपने पदों के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष लोकसभा चलाता है। सिंपल सी बात है, अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो अध्यक्ष को किस लिए बनाया गया, ताकि फिर वो लोकसभा को चलाए। अगर दोनों अनुपस्थित हो, दोनों उपस्थित ना एब्सेंट हो दोनों, अगर तो लोकसभा अपने किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बना सकती है। तो ये हमें किस बारे में बताया गया, अनुच्छेद 95 में बताया गया इस बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 96 की बात करते हैं, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें अध्यक्षता नहीं करनी है, ठीक है। तो जब स्पीकर, अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, या फिर जो उपाध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वे लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 96 हमें बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 97 हमें क्या कहता है, सभापति एवं उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो हमारा राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, और जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उसके वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 97 में मिलती है, ठीक है। इन सभी पदों के लिए वेतन और भत्ते संसदीय कानून द्वारा तय किए जाते हैं। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 98 के बारे में। अनुच्छेद 98 में क्या कहता है, संसद के सचिवालय का गठन।
तो संसद के सचिवालय गठन के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 98 से मिलती है। प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय होगा जो उस सदन के अध्यक्ष, स्पीकर या जिसको हम चेयरमैन बोल सकते हैं, के नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है। संसद कानून द्वारा या संबंधित सदन के नियमों द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती, सेवा, शर्तें आदि निर्धारित कर सकती है। तो संसद के अधिकार है कि वो कानून बनाकर या संबंधित सदन के नियमों के द्वारा सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है, उनकी सेवा शर्तों के बारे में आदि में कानून निर्धारित कर सकती है। ठीक है। तो स्पीकर हमारा जैसे किसका हो गया, लोकसभा का हो गया। चेयरमैन हमारा क्या हो गया, राज्यसभा का हो गया। ठीक है। स्पीकर अध्यक्ष, चेयरमैन हमारा सभापति। तो इनके बारे में हमारे कहा संसद के सचिवालय का गठन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 98 में कि दोनों सदनों का हमारा क्या होगा, प्रत्येक सदन का अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 99 हमें क्या बताता है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। सांसद बनने के बाद शपथ लेना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनता है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा सदस्य बनता है, तो क्या है, उसको शपथ लेना जरूरी है, तभी वे सदन में काम कर सकते हैं। सबसे पहले उनको शपथ लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 100 के बारे में बात करते हैं। सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद नंबर 100। ठीक है। सदन में फैसले वोट से होते हैं। तो जब भी आपको पता है सदन में कोई प्रस्ताव होता है उसमें वोट किए जाते हैं। ठीक है। फैसले वोट से होते हैं हमारे। कुछ सीटें खाली हो तो भी काम रुकता नहीं है। अगर कुछ सीटें खाली हो सदन में तो काम रुकता नहीं है, पर एक तय संख्या में सदस्य मौजूद होने थे। एक तय संख्या होती है, अभी डीप में नहीं जाएंगे उसमें हम, तो उतने सदस्य तो कम से कम होने चाहिए, तभी सदन काम कर सकता है अपना। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। ठीक है। सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 101 के बारे में। तो यहाँ पर क्या सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताए गए कुछ अनुच्छेदों में। ठीक है। तो अनुच्छेद 101 क्या कहता है हमें, सीटें रिक्त होना। यदि कोई संसद सदस्य दो सदनों के सदस्य ले लेता है, ठीक है, या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाता है, या लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त, सीट को रिक्त कर दिया जाएगा, खाली करवा दिया जाएगा। ठीक है। अगर उनमें से कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 101 बताता है हमें। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 102 के बारे में। अनुच्छेद 102 हमें क्या कहता है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। ठीक है। किसी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने या बने रहने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता रखता हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर हो, अस्वस्थ मानसिक अवस्था में हो, या दिवालिया हो, या किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया हो, तो इनके तहत उसको क्या किया जा सकता है, अयोग्य साबित किया जा सकता है संसद के सदस्यों को। यह अनुच्छेद 102 हमें बताता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 103 की। अनुच्छेद 103 हमें क्या कहता है, सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। किसी सांसद की सदस्यता रद्द करनी है या नहीं, इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। पर सलाह निर्वाचन आयोग देता है। जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है वो सलाह देता है, लेकिन इसकी फैसला कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किसी सांसद की अगर सदस्यता रद्द करनी है तो सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। 103 में इसमें बताया गया है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 104 की। तो अनुच्छेद 104 हमें क्या कहता है, शपथ से पहले या अयोग्यता के बाद बैठने व मतदान करने पर दंड। अगर कोई बिना शपथ लिए या अयोग्य होने के बावजूद संसद में बैठता है कोई व्यक्ति, या वोट देता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा या फिर उस पर कार्यवाही होगी, दंड दिया जाएगा उसको। ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 104 बताता है। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से है टेलीग्राम पर, जीके से सिलेक्शन। सभी प्लेटफॉर्म पर सेम नाम से है, जीके सिलेक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 105 में बताता है संसद के दोनों सदनों के संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियां और अधिकार। इसके बारे में अनुच्छेद 105 में पता चलता है। सांसद संसद में जो बोलते हैं या करते हैं उसके लिए उन पर कोई केस नहीं चल सकता। ठीक है। और संसद को अपने खुद के अधिकार तय करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 105 हमें बताता है दोनों सदनों के विशेषाधिकार, शक्ति और अधिकार के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 106 के बारे में। तो अनुच्छेद 106 में क्या कहता है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताता है। संसद के सदस्य अपने वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। इनकी राशि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो अनुच्छेद 106 में हमें पता चलता है। क्लियर है बात।
अब हम बात करते हैं विधायी प्रक्रियाओं के बारे में। अनुच्छेद 107 हमें क्या बताता है? विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित करने के संबंध में प्रावधान। जो भी विधेयक होते हैं उनके प्रस्तुतिकरण और पारित करने के संबंध में क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 107 बताता है। कोई भी विधेयक या कोई भी बिल लाया जाता है हमारे संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है धन विधेयक को छोड़कर। तो कोई भी बिल है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि संसद भंग हो जाए और विधेयक एक सदन में लंबित हो तो वह समाप्त हो जाता है। सिर्फ बात, अगर संसद हमारे भंग हो जाते हैं और विधेयक हमारा एक ही सदन में हो तो वह समाप्त हो जाता है। क्लियर है बात? अनुच्छेद 108 के बारे में बात करते हैं। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाकर फैसला करवाते हैं। मान लो लोकसभा या राज्यसभा में कुछ मतभेद हो गया, कुछ विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ बैठक बुलाएगा और फैसला करता है। ये अनुच्छेद 108 हमें बताता है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 के बारे में। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो कोई भी धन विधेयक है, धन से रिलेटेड कोई भी बिल है, तो उसके संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया होती है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर बात? ये बात हमने अभी पीछे देखी थी, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर वाली बात थी ना। यहाँ पर देखिए आप, ये हमने देखा था कि कोई भी विधेयक बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है धन विधेयक को छोड़कर। तो यहाँ पर धन विधेयक के बारे में बात यहाँ पर की गई है हमारा, कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धन विधेयक को कहां पर पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में, ठीक है। पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिनों के अंदर सुझाव दे सकती है, ऐसे स्वीकार नहीं कर सकती। वो सुझाव दे सकती है, ऐसे स्वीकार नहीं कर सकती। लोकसभा चाहे तो उन सुझावों को माने या ना माने, उसकी मर्जी होती है। तो यह अनुच्छेद 109 में बताता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 110 के बारे में। धन विधेयक की परिभाषा हमें दी गई है अनुच्छेद 110 में। डायरेक्ट प्रश्न आता है ये अनुच्छेद 110 वाला, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। धन विधेयक के बारे में कहां पर बताया गया? अनुच्छेद 110 में बताया गया, ठीक है। वह विधेयक धन विधेयक मनी बिल कहलाता है जो केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो। तो किसी भी बिल को आप मनी बिल कब कह सकते हैं, धन विधेयक कब कह सकते हैं? तो अगर वो संबंधित हो किससे? कर लगाने या कर हटाने से, धन का उधार लेना है, सरकार का खर्च, भारत की समेकित निधि या आकस्मिक निधि से धन का उपयोग, ठीक है। अचानक से धन की आवश्यकता पड़ जाती है, उससे अगर धन का उपयोग है तो उसके संबंध में बिल लाना, ठीक है। धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसको लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, वो हमारा धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 111 के बारे में बात करते हैं, विधेयकों पर स्वीकृति। संसद से पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता। कोई भी बिल अगर संसद से पारित हो जाता है तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे मंजूरी नहीं देता। तो विधेयकों पर स्वीकृति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 111 में बताया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो पीडीएफ नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वित्तीय मामलों में प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 112 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो हमारा जो बजट लाया जाता है उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो क्या हर वर्ष राष्ट्रपति संसद में भारत सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसे आमतौर पर केंद्रीय बजट, यूनियन बजट कहा जाता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं संसद में हर साल क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते हैं, जिसको यूनियन बजट, केंद्रीय बजट कहा जाता है। जिसमें सरकार की क्या आय होगी और क्या खर्चा होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये हमें कहां पर बताया गया? 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 112 के बारे में। अनुच्छेद 113 के बारे में बात करते हैं, अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। सरकार द्वारा पेश किए गए व्यय के अनुमानों पर संसद में चर्चा होती है और संसद उन्हें स्वीकृति या संशोधन दे सकती है। तो मान लो मतलब संसद में पेश किया गया बिल, तो सरकार द्वारा जो पेश किया गया बिल कि इतना खर्चा होगा इस साल, तो उसके अनुमान लगा के तो बिल पेश किया जाता है, पहले पेश किया जाता है, तो ठीक है। और संसद में उस पर क्या होती है? चर्चा होती है, और संसद में उसे स्वीकृति देनी है नहीं देनी संसद में डिसाइड होता है। उसमें कुछ संशोधन करना है तो संसद में ही क्या होता है? उस पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। ये 113 में बताया गया संसद में प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 114 के बारे में बात करते हैं, विनियोग विधेयक। जब संसद व्यय को स्वीकार कर देती है कि इतना खर्चा होगा, ठीक है, तो उस धन को निधि से निकालने
की कानूनी अनुमति देने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो विनियोग विधेयक मतलब विनियोग बिल लाया जाता है कि जो हमारी निधि है, जहां पर हमारा धन संचित है भारत सरकार का, वहां से धन को निकाला जा सके खर्च करने के लिए, जब वो बिल पास हो जाता है तो इसके बारे में विनियोग विधेयक के बारे में हमारा कहां पर बताया गया है, 114 में बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 115 के बारे में। अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अगर पहले स्वीकृत धन अपर्याप्त हो जाए या अधिक खर्च हो जाए तो सरकार संसद से अतिरिक्त अनुदान मांग सकती है। अनुच्छेद 115 हमें कहता है कि मान लो सरकार ने ये हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण दिया, यूनियन बजट दिया, ठीक है, केंद्रीय बजट दिया हमारा साल का, लेकिन धन उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, अपर्याप्त धन पड़ गया, तो क्या कर सकती है सरकार, संसद से अतिरिक्त धन मांग सकती है, उसके लिए अनुदान मांग सकती है। क्लियर है बात? इसके बारे में अनुच्छेद 115 हमें बताता है। अनुच्छेद 116 के बारे में बात करते हैं। लेखानुदान, ऋणानुदान, असाधारण अनुदान। अगर पूर्ण बजट पारित नहीं हुआ या आपात स्थिति हो, ठीक है, तो संसद अस्थायी या विशेष खर्च की अनुमति दे सकती है। मान लो अभी बजट पारित ही नहीं हुआ और कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो संसद क्या है, अस्थायी रूप पर, टेम्परेरी रूप पर खर्च करने के लिए अनुमति दे सकती है। तो लेखानुदान, ऋणानुदान, असाधारण अनुदान, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ये शब्द लिखकर, जो ये यहाँ पर शब्द लिखी गई है, तो मैंने डेफिनेशन आपको बता रखा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज के हर एक अनुच्छेद ऐसे पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो मेन डेफिनेशन हमारी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 116 में बताया गया है। अनुच्छेद 117 के बारे में बात करते हैं। वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक की जैसे हमने बात करी, जो भी मनी बिल होते हैं वो सिर्फ किसमें, हमारे लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, और उसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा जरूरी है। तो उसे पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्यतः प्रक्रियाओं के बारे में, जो कि हमारे अनुच्छेद 118। ठीक है, प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया क्या नियम है? प्रत्येक सदन, लोकसभा या राज्यसभा अपनी कार्यवाही चलाने के लिए अपने नियम और प्रक्रिया स्वयं बना सकती है। अनुच्छेद 118 हमें बताता है। अनुच्छेद 119 क्या बताता है? वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो वित्तीय जो भी कार्य होंगे उसके संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन होना चाहिए। संसद यह तय करती है कि बजट या पैसों से जुड़े काम कैसे होंगे, तो ये कौन संसद तय करता है? हमारी संसद तय करती है वित्तीय कार्य से संबंध जो भी हमारे कार्य होंगे। क्लियर है बात? 119 नंबर अनुच्छेद में बताया गया। अनुच्छेद 120 में क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है अनुच्छेद 120। तो ये अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। संसद में कार्यवाही हिंदी अंग्रेजी में की जाएगी। सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। तो मेन जो संसदीय कार्यवाही होती है वो हिंदी अंग्रेजी में की जाती है, लेकिन सदस्य अगर वो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो अनुमति लेकर बोल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 121 के बारे में। ठीक है, तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। किसी न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। कोई भी न्यायाधीश हमारा, ठीक है, तो उसके आचरण पर क्या संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय जब उसे महाभियोग के तहत हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अगर उसे महाभियोग, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाने का अगर प्रस्ताव विचाराधीन है तभी उस पर चर्चा की जा सकती है, नहीं तो न्यायाधीश के आचरण पर कोई संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। उस पर प्रतिबंध है, 121 नंबर अनुच्छेद ये बताता है हमें। ठीक है, अनुच्छेद 122 के बारे में बात करते हैं। तो न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच न करना। कोर्ट संसदीय कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता। तो जो हमारा कोर्ट होता है वो संसदीय कार्यवाही जो होती है उसमें दखल नहीं दे सकता। तो ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 122 बताता है कि न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाही में जांच न करना, अनुच्छेद 122 में ये बताया गया है। क्लियर है बात? तो ये आज के हमारे अनुच्छेद 123 नंबर पे पहुंच गए हम, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो लास्ट हमारा अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यदि संसद सत्र नहीं है, यह संसद की कोई बैठक नहीं है, तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये अध्यादेश संसद की अगली बैठक में मान्य या रद्द किए जा सकते हैं। तो अभी कोई संसद की बैठक नहीं है, कोई सत्र नहीं बुलाएगा, तो अगर कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति बना सकता है, और जब अगली संसद की बैठक हुई तो उस पर विचार करके उसको मान्य या रद्द किया जा सकता है। तो ये हमारा 123 नंबर जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट होता है ये 123, कि हमारे जो संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में हमें बताता है। क्लियर बात? तो आज हमारे जो आज की वीडियो में अनुच्छेद थे हमारे 123 तक ही थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके सिलेक्शन, या फिर आप इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन सेम नाम से हमारा चैनल है, डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हो। और अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।